गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रथम मिश्रा लेट्स टॉक स्टॉक्स पर। आज हम ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिस पे अभी रिसेंटली 173 करोड़ की इनसाइडर ट्रेडिंग को लेके आरोप लगा है और ये चीज़ सीबीआई की जांच में सच भी पाई गई है। तो एक्चुअली हुआ क्या था और आपको इससे क्या सीख, क्या लेसन मिलना चाहिए, हम इन सब चीज़ों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ कहीं भी पॉसिबल है और हमें इस चीज़ से अवॉइड करना ही पड़ेगा। तो बात ऐसे एक्चुअली शुरू होती है। पहले मैं आपको इनके क्या क्या लोग थे, कैसे कैसे रूल्स, क्या क्या कैरेक्टर्स इन्वॉल्व थे, उनको पहले मैं बता देता हूँ। पहले IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये एक ऐसी कंपनी है, प्राइवेटली कंपनी है, जो कि आपके इलेक्ट्रिसिटी के रेट को तय करती है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी के रेट आपके कैसे तय होते हैं? मान लीजिए जैसे कि आपके स्टॉक्स हैं, आपके स्टॉक्स एक NSE या BSE पे लिस्टेड होते हैं। आप जाते हैं, कोई खरीदने का ऑर्डर लगाता है, कोई बेचने का ऑर्डर लगाता है, उस हिसाब से मार्केट फोर्सेस पे जाके उस स्टॉक का दाम डिसाइड हो जाता है। पर अगर हम सेम चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी के लिए करें तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि जो जो लोग पावर बनाते हैं, जो जनरेटर्स कहते हैं, जैसे कि आपके अदानी पावर हो गए और टाटा पावर हो गए, ये सब चीज़ें। और दूसरी तरफ लोग होते हैं जो कि आपके डिस्कॉम्स होते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, इंडस्ट्रीज, जिन्हें की इलेक्ट्रिसिटी लेनी है। तो जब दोनों अपने बिड और ऑफर प्लेस करते हैं, उसके लिए जो एक एक्सचेंज काम करता है वो IEX था। अब IEX क्या था? IEX था आपका सबसे ज़्यादा लिक्विड, सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम वाला एक्सचेंज। जैसे आप NSE पे जाएंगे तो आपको बेटर रहता है कि आपको प्राइजेस ज़्यादा मिल जाएंगे, जैसे कि आपको 10 रुपये वाला इंसान भी मिलेगा, 11 रुपये वाला भी मिलेगा, 10.5 का भी मिलेगा, 10 रुपये 20 पैसे का भी मिलेगा। तो आपका अगर बड़ा सौदा है तो आपका सही रेट पे मिल जाएगा। पर अगर एक्सचेंज वो इलिक्विड है तो हो सकता है कि एक ऑफर वहाँ 12 रुपये की पड़ी हो और दूसरी ऑफर वहाँ 8 रुपये की पड़ी हो। तो मतलब 8 से 12, दूसरा 12 है, दूसरा 8 है। तो अगर आप खरीदने जा रहे हो तो आपको 12 रुपये खरीदना पड़ेगा और बेचने जा रहे हो तो 8 रुपये खरीदना पड़ेगा। तो मैं उस एक्सचेंज पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे मेरा अपने आप ही एक रिस्क रिवॉर्ड ही खराब हो गया, मुझे सही दाम नहीं मिल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का या किसी भी स्टॉक का। पर अगर मैं एक NSE पे जाऊं जो कि ज़्यादा लिक्विड है शेयर, और मैं वहां जाऊं, अगर मुझे 10.5 और 10.40, 10.35 रुपये मिल रहा है, तो मैं ज़्यादा भरोसा करूंगा कि 10.40 पे मैं खरीद लूंगा और 10.35 पे मैं बेच पाऊंगा अगर मुझे उसी समय सौदा करना है। तो मैं 5 पैसे का ही है। तो इस तरह से IEX था जो कि सबसे ज़्यादा लिक्विड था, वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी के रेट डिसाइड करते हैं। अब एक्चुअली ये स्कैम हुआ कैसे, या इनसाइडर ट्रेडिंग कैसे हुई? तो एक्चुअली अब आप ऐसे सोचिए कि अगर IEX जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का दाम है, और इलेक्ट्रिसिटी दाम तय करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम CERC है। CERC जिसे कहते हैं। तो ये पूरा गेम ही जो था वो CERC और IEX के बीच ही हुआ है। तो अगर हम CERC की बात करें तो CERC एक गवर्नमेंट की बॉडी है, सेंट्रल एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन, और इसको डिसाइड करना था कि कैसे ये आपके बिजली के रेट डिसाइड होता है। तो जब हम 170 करोड़ की बात करते हैं तो अगर आप ऐसे सोचिए कि अगर किसी सरकारी अफसर के पास कोई एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, वो अपने दोस्तों को बता दे और आप उसे ट्रेड कर लें, तो आप पैसे बना ले जाएंगे और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट में मार्केट पे आना हो। तो यही हुआ एक्चुअली, और यहीं से 173 करोड़ रुपीज़ आई है। तो मैंने आपको बता दिया, IEX इसमें एक बॉडी है और दूसरी बॉडी है अपनी CERC, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। अब इसमें दो साइड करेक्टर्स भी हैं हमारे, जो कि PXIL और HPX है। PXIL दूसरा एक्सचेंज है और HPX हिंदुस्तान पावर कम एक्सचेंज, वो तीसरा एक्सचेंज है। तो आप इन दोनों को समझे कि एक NSE अगर है और एक SEBI है और एक दूसरा BSE टाइप के दो छोटे छोटे एक्सचेंजेस हैं, तो वहाँ पे उतनी ट्रेडिंग नहीं होती है, तो वहाँ अपने वॉल्यूम भी नहीं है। तो हमें जो मेन रेट मिलना है वो हमारे लिए IEX होगा। कोई भी जाएगा तो वो IEX जाएगा, और IEX की मोनोपोली थी। अब क्या होता है, PXIL हमने बता रखा है, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, और वो थोड़ा NSE से लिंक्ड था, NSE ने उसको फंड करके रखा हुआ है, और HPX उसमें PTC और ICICI के पैसे लगे हुए हैं, और वो 2022 में लॉन्च है, और BSE में भी उसका BSE उसको बैक करता है। तो हमारे पास अब ये 3 एक्सचेंज आ चुके हैं। अब आप मान लीजिए कि NTPC अगर जाता है और वो 5 रुपये में एक यूनिट बोलता है कि मैं बेचूंगा, तो डिपेंड करता है कि अगर उस समय ज़्यादा नीड है तो वो शायद 5 रुपये 10 पैसे पे होगा, और अगर उसमें नीड नहीं है
तो जो डिस्कॉम है, जो दिल्ली में मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जिसको बिजली खरीदनी है, तो वो जाके बिड करेगा कि मुझे 480 पैसे में लेना है। तो जहाँ पे भी रेट सेट होगा वो एक जो पूरे बिड ऑफर डलती है वो जाती है एक जो बॉडी है मार्केट क्लियरिंग प्राइस। तो मार्केट क्लियरिंग प्राइस जाके आपका एक सेट होता है और मार्केट क्लियरिंग प्राइस में जाके आपका ये वैल्यू डिसाइड हो जाती है। और ये चीज़ हर घंटे बदलती रहती है। और यहीं पे अब एक आता है CRC का, मार्केट कपलिंग का नियम, जिसमें वो बोलते हैं कि अब जो है आप तीनों एक्सचेंजेस को वो लाके एक पेडेस्ट्रल, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देते हैं और आपको बोलते हैं कि आप जाएं और किसी भी एक्सचेंज में ऑर्डर लगा सकते हैं। अब ये तीनों एक जगह नहीं जाएंगे, बल्कि ये सब CRC के पास चले जाएंगे और वहां पे इन तीनों के बिड और ऑफर, तीनों एक्सचेंजेस के बिड ऑफर लेके एक प्राइस निकल जाएगा। मतलब जो पहले IEX डिसाइड करता था, अब IEX से ये चीज़ें या ये पावर उसके हाथ से जा चुके हैं। और ये जो डिसीजन था ये CRC की इकोनॉमिक डिवीज़न ने लिया था, जिसकी जो हेड है वो योगिता मेहरा जी थी। और उन्होंने अपनी ये जानकारी एक अपने स्टूडेंट भुवन सिंह को दे दी थी। और जिस व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका नाम था, वो व्हाट्सएप ग्रुप का नाम था OTC। तो अब आप देखें कि इस व्हाट्सएप ग्रुप में दो फैमिली थी, एक सोरेन फैमिली और एक कुमार फैमिली। उन्होंने जाके IEX के पुट ऑप्शंस खरीद लिए। तो पुट ऑप्शंस का मतलब, जब आप खरीदते हो तो इसका मतलब है कि आप वो शेयर के गिरने की कर रहे हो और आप एक लेवरेज पे रहते हो। मतलब आप 1 रुपए पे 10 रुपए का माल खरीद लेते हो, तो अगर आप 1 रुपए गिरता है तो आप 10 गुना से प्रॉफिट कर रहे होते हो। तो ये चीज़ हुआ और जैसे ही ये मार्केट कपलिंग का ऑर्डर आया, शेयर 30% गिरता है और यहाँ पे 173 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता है। तो अगर हम बात करें तो जैसे ही IEX का शेयर गिरा तो NSE पे एक अजीब ट्रेंड कुछ नज़र आए। तो ये रिपोर्ट उन्होंने सेबी को भेजी। तो सेबी ने फ़ोन कॉल्स, चैट्स और बैंक अकाउंट से सब कुछ जब लिंक किया तो उसकी जो कई लिंक थी वो CRC के पास जाई थी, जो बॉडी जो कि ऐसे डिसाइड कर रही थी। तो अब उसके बाद सेबी ने सबके अकाउंट फ्रीज कर दिए और उसके बाद सबको बोला है कि आपको अपने जवाब देने हैं। तो अगर आप देखें तो इस जो जैसे ही आपने ये चीज़ें बताई अपने फैमिली में, उन्होंने एक दिन पहले ही सारे पुट ऑप्शंस खरीद लिए और जैसे ही खबर न्यूज़ में आई तो शेयर लगातार जैसे ही गिरा तो आप 1 रुपये पे 30, जैसा हिंडनबर्ग था, जो हिंडनबर्ग आपका शॉर्ट करके ही पैसे बनाता था, सेम चीज़ यहाँ हुई है कि हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट निकालता था और वो बोलता था कि हमारी शॉर्ट पोजीशन है, जैसे उन्होंने अडानी में किया था। और वो अपनी शॉर्ट पोजीशन पुट ऑप्शन ही बाय करके बैठते थे और वो मार्केट को गिरने के लिए वेट करते थे। तो जैसे ही वो पुट ऑप्शन आप लेके बैठते हैं, जैसे ही मार्केट गिरती है तो 1 रुपये पे आप 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना पैसा बना रहे होते हैं अपने इस कैपिटल पे। तो अगर हम ये सब देखें तो हमें एक चीज़ तो जब आप यहाँ पे पैसा खो रहे होंगे तब जाके वहाँ पे एक फैमिली थी, 2 फैमिलीज थी जिन्होंने मिलके पूरा गेम किया और उन्होंने एक पैसा बना लिया। तो अगर हम बात करें कि उसके बाद हुआ क्या था, उसके बाद बेसिकली आपको क्या करना था कि आपको एक सेंट्रल एल्गोरिदम में तीनों एक्सचेंज जाके अपनी बिड प्लेस कर देंगे। वहाँ पे एक सिंगल प्राइस आपका निकल पे आएगा जिसको कि यूनिफॉर्म मार्केट क्लियरिंग प्राइस होता है। इसका मतलब है कि आप NSE या BSE पे आप कहीं भी ऑर्डर लगा दें अपने और अल्टीमेटली 1 घंटे बाद प्राइस सेटल होगा, उसके आपको मिल जाएगा। तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जो मैं पहले केस में आपको बताया था कि 8 और 12 और 10 रुपये 50 पैसे, 10 रुपये 45 पैसे के बीच जो मैं आपको डिफरेंस बताया था, अब जाके जब एक चीज़ वो दूसरी बॉडी ही सेलेक्ट डिसाइड करना है तो आप कहीं भी ऑर्डर लगा दें, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो रातों रात IEX का मोनोपोली जो थी वो रातों रात खत्म हो गई। उसके बाद यूनिफॉर्म मार्केट क्लियरिंग प्राइस आ गया, जिसमें कि हर एक्सचेंज सिर्फ एक विंडो है, आपको जाके एक ने ऑर्डर डाल देना है। वहाँ पे जो प्राइस डिसाइड होगा, जैसे आपके IPO में होता है क्या, बस आपको ऑर्डर लगा देना है और आपको जो प्राइस एक बीच का सेटल होगा 10 बजे वो आपको मिल जाएगा। सेम चीज़ अब इस इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज में भी होगी। तो अगर आप शेयर्स खरीदते हैं, अब इससे हमें 2-3 चीज़ें हैं जिससे कि हमें डिसाइड सीख मिल जाएगी। एक बात है कि पीछे क्या हो रहा है हमें किसी भी शेयर में पता नहीं है, तो आप बहुत एक्सेसिव पोजीशन रातों रात नहीं कर सकते कि आपने 30, 40, 50% एक कंपनी में डाल दिया है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको नहीं पता है कि क्या हो रहा है। क्योंकि IEX भी तो था, IEX एक मोनोपोली बिजनेस था। अब दिक्कत एक मोनोपोली बिजनेस में क्या आती है, मोनोपोली बिजनेस में होती है कि आप सिर्फ, या आपका बेस्ट केस या जो प्लेन रास्ता होता है वो है कि आप अपनी मोनोपोली मेंटेन कर लेते हैं। मोनोपोली होता है जो 80-90%
एक सेक्टर का कंट्रोल कर रहा है। पर जो बुरा केस होता है कि आप 80-90 का 100 कर सकते हो, पर 100 जाना बहुत मुश्किल होता है, तो आप 80-90-95 पे रह जाओगे। पर जब आप गिरते हो तो आप गिर के 33-30-32 कहीं भी आ सकते हो। तो इसीलिए मोनोपोली, जिसको हम सबसे सेफ कहते हैं, पर तो मोनोपोली भी ऐसे सेफ बिजनेसेस होते नहीं, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स आपके पूरे बिजनेस मॉडल को हिट करके आपको एकदम ही नीचे ढकेल सकते हैं। और अगर हम देखें तो कई म्यूचुअल फंड्स, अगर आप आईएक्स को देखें तो आईएक्स के पास बहुत ही सॉलिड डीआईज और एफआईज ने पैसा लगा रखा था। अगर आप देखें मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ने लगा रखा था, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप ने बहुत एक अच्छा पोर्शन 10% मार्केट शेयर का है। कई अगर आप देखें तो मोनीश पबराई एक है यूएस के इन्वेस्टर, उनके पास एक अच्छा था, वो इस शेयर के बारे में काफ़ी हाई रिगार्ड। तो अगर इतने बड़े बड़े लोग भी और इतनी बड़ी बड़ी टीम्स भी शेयर पे गलत हो जाते हैं, तो हम जिसके पास अब एक एक्सटर्नल एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अगर सबके पास आ जाए तो किसके पास पहले इन्फॉर्मेशन आई है वो भी एक इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपने आप बड़ा पैसा लगाया और वो शेयर 30-40% ऐसे रातों रात एक रेगुलेटरी रिस्क में डाउन हो जाए तो आप बहुत बड़ा कैपिटल लूज कर सकते हैं। तो इसीलिए एक मेन चीज़ होती है कि आप डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर रखें मार्केट में, और आप ब्लाइंडली फॉलो ना करें कि अगर किसी बहुत बड़े इन्वेस्टर या किसी बहुत बड़े फंड हाउस ने अपना बहुत पैसा डाल रखा है या 10% कंपनी का खरीद लिया है, तो आप जाके उसमें 20-30% लगा सकते हैं, क्योंकि वो 10% है, वो उसको 10-15 कंपनियों में और डाल सकते हैं। उनके पास रेगुलर कैश फ्लो है, वो उतनी पोजीशन कल को आके दूसरी कंपनी में भी खरीद कर सकते हैं, और उनके पास इंफॉर्मेशन थोड़ी पहले रहेगी और वो उससे पहले कंपैरेटिवली थोड़ा पहले भी निकल जाएंगे। जैसे कि अगर नज़ारा की हम बात करें, नज़ारा जिसपे कि ऐसी रेगुलेटरी हिट हुआ था, तो उसमें झुनझुनवाला फैमिली के, रेखा झुनझुनवाला के पैसे लगे हुए थे, पर 2 महीने पहले रातों रात वो शेयर से निकल जाते हैं। और जब नज़ारा पे रेगुलेटरी हिट होता है कि आपके उसमें जो गैम्बलिंग का पैसा नहीं लग पाएगा, तो वो शेयर गिरते हैं, पर वो एग्जिट हो चुके थे, तो बड़े प्लेयर्स इसमें एग्जिट हो जाते हैं। तो अगर आपके पास एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज नहीं है, तो आप बड़ी पोजीशन इन सब शेयर्स में नहीं क्रिएट कर सकते जिसमें रेगुलेटरी रिस्क हो, या इवन फॉर दैट मैटर कोई भी हो सकता है, क्योंकि कहीं भी एक फ्रॉड हो सकता है, कहीं भी एक स्कैम हो सकता है। आपने रिसेंटली इंडसइंड बैंक में देखा, बहुत बड़ा ज़्यादा लेवरेज नहीं हो सकते। तो ये हमारा लेसन था कि हम इस एक इनसाइडर ट्रेडिंग को, जो कि बहुत रिसेंटली हुई है, हम इसको एक कॉन्टेक्स्ट लेके हम बताएं जिसपे कि कुछ आ चुका है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि कैसे आपको बड़ी पोजीशनिंग से बचना है। आपके पास इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज नहीं है, आपको बहुत हैवली एक पोजीशन पे नहीं बिल्डअप होना है। तो इस चीज़ को अगर हम देखें और कोई भी बुरी खबर आए तो हमें उस स्टेज पे रहना चाहिए कि हम वहाँ पे पोजीशन अपनी कट कर सकें। सो थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर शेयर करें। अगर आपका कोई भी दोस्त ऐसी रिस्की बड़ी पोजीशन मार्केट में लेता है या अपना पूरा वेल्थ 1-2 शेयर्स में डाल के रखा है, तो आप ज़रूर उनको ये वीडियो भेजें और आप रेगुलेटरी रिस्क को समझ सकते हैं। क्योंकि अभी भी जो आपके पास लगभग 14-15 लाख लोगों के पास शेयर्स ये वाले पड़े हुए हैं आईएक्स के, और हर बड़ी एफआईज डीआईज भी इसमें बैठे हुए हैं। तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखें कि कैसे रेगुलेटरी रिस्क से एक बिजनेस मॉडल और शेयर कैसे गिर सकते हैं और आपकी वेल्थ को बहुत ज़्यादा इरोड कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।